हाय एवरीवन, वेलकम टू माइंड विंडोज। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यदि हम इंडिया के हिसाब से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि 135 करोड़ पॉपुलेशन का पेट भरने का काम जो है वो खेती करती है, फूड ग्रेन्स के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में। इसके अलावा यदि हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑलमोस्ट 60-65% पॉपुलेशन आज के टाइम पे भी खेती पे टिकी हुई है। और जब हमारा सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर इतना एडवांस नहीं हुआ था तब ज़्यादातर लोग जो है ऑलमोस्ट 80% लोग जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में ही पाए जाते थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर के साथ। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट सिटी। इंडिया एग्रीकल्चर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्री है। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। 2/3 लोग यानी कि हर 3 में से 2 लोग खेती करते हुए पाए जाते हैं, एग्रीकल्चरल और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पाए जाते हैं। एग्रीकल्चर इंडिया में काफ़ी पुराना कंसेप्ट है, काफ़ी पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बहुत पहले लोगों ने खेती करना स्टार्ट कर दिया था, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था और इसी के ऊपर अपना जो है घर चलाते थे, अपनी आजीविका चलाते थे, लाइवलीहुड इसी से चलता था। ये एक प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी है। हमने देखा था कि जब हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ा था तो हमने देखा जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर वाला हो जाएगा। तो ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। जो ज़्यादातर खाना हम खाते हैं, मोस्टली खाना जो हम प्लांट्स की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं वो सारा का सारा हम कहेंगे कि खेती से ही प्रोड्यूस किया जाता है। गेहूं है, चावल है, दालें हैं, मक्का है, सब कुछ जो है ऑलमोस्ट खाना जो है वो खेतों से ही होके आता है, वहीं से प्रोड्यूस होके आता है। सो एग्रीकल्चर इज एन इंक्लूसिव ऑफ फीचर्स सच एज लैंड, सोइल, क्लाइमेट, रेनफॉल। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एग्रीकल्चर में इंक्लूसिव होती हैं, सारी इसमें शामिल होती हैं। आपको प्रॉपर लैंड चाहिए, आपकी सोइल जो है वो फर्टाइल होनी चाहिए, क्लाइमेट आपको अपनी खेती के अकॉर्डिंग मिले, रेनफॉल आपको बारिश प्रॉपर मिलेगी, इरिगेशन की फैसिलिटी हो जाएंगी तो खेती आपकी उतनी ही ज़्यादा फ्लरिश करेगी। ज़मीन आपकी लैंड इंक्लूड्स माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड द प्लेन। लैंड आपकी कैसे भी हो सकती है, उसमें माउंटेन्स भी हो सकते हैं, प्लेट्यूज भी हो सकते हैं और प्लेन भी हो सकते हैं। तीनों टाइप में खेती करी जाती है। प्लेन में थोड़ी ज़्यादा होती है, माउंटेन्स में कम हो जाएगी। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स। जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हो, इंडिया के अलग अलग जो पार्ट्स है उसमें अलग अलग टाइप की सॉइल पाई जाती है। जैसे आप एलुवियल सॉइल देखोगे तो मोस्टली हिस्से में आपको हल्के से जो सबसे ऊपर वाला कलर है पीच कलर, एलुवियल सॉइल दिखाई गई है। नेक्स्ट रेड पार्ट मैप में देख पाओगे कि रेड सॉइल भी काफ़ी एरिया में पाई जाती है। बीच वाला जो एरिया है वहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और जो आपके कहोगे कि वेस्टर्न और घाट हैं आपके वहाँ पे लेटेराइट सॉइल पाई जाती है। तो हम देख रहे हैं कि पूरे इंडिया में अलग अलग टाइप की सॉइल पाई जाती है, और यदि आपकी मिट्टी अलग अलग टाइप की होएगी तो आपकी सॉइल भी, आपकी क्रॉप भी वेरी करेंगी, क्योंकि कोई एलुवियल सॉइल में अच्छी होती है, किसी को ब्लैक सॉइल अच्छी जमती है। तो अलग अलग टाइप के क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है सॉइल के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार यदि हम अपने उसकी बात करें, रेनफॉल की बात करें, जैसा आप देख पा रहे हो कि जो आपको फर्स्ट वाले में ब्लू कलर से दिखाया गया है मोर देन 200, ये जो आपका वेस्टर्न घाट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बीच वाला जो इलाका आपको दिखा रखा है वहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 50 से 100 सेंटीमीटर और लेस देन 50 सेंटीमीटर। तो मैप को आप स्टडी करोगे तो आप ये देख पाओगे कि रेनफॉल हमारे पूरे इंडिया में एक जैसी नहीं होती है, काफ़ी वेरी करती रहती है। कुछ राजस्थान वाले इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लेस देन 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मोर देन 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो वेरी करती जाएंगी। क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी करेगा तो क्रॉप का प्रोडक्शन भी वेरी करेगा। कहाँ पे कोई क्रॉप प्रोड्यूस हो रही होगी और दूसरी जगह दूसरी हो रही होगी। मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया यूज प्रिमिटिव मेथड ऑफ फार्मिंग। आज के टाइम पे भी आप देखोगे तो कुछ इलाकों में पुराने
आप कहोगे कि तरीके से खेती करी जा रही है, प्रिमिटिव मेथड के अकॉर्डिंग फार्मिंग करी जाती है, जबकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग को अडोप्ट किया गया है, उसके अकॉर्डिंग खेती करी जा रही है। बिसाइड्स फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर से हम फूड ग्रेन्स तो लेते ही लेते हैं, इसके अलावा बहुत से इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी एग्रीकल्चर की हेल्प से प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे आप कॉटन देख सकते हो, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिलता है यहाँ से, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को, वहाँ से फिर आगे क्लॉथ का फॉर्मेशन होता है। तो खेती दोनों काम करती है, ये हमें फूड ग्रेन्स भी प्रोवाइड कराएगी और साथ के साथ बाकी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल की भी सुविधा कराती है, वो भी प्रोवाइड कराती है। मोरेवर सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस etc आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड। हम कहेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अलावा चाय है, कॉफ़ी है, मसाले हैं, ये भी इंडिया बाहर एक्सपोर्ट करता है, बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी कि खाने का सामान भी खेती से प्रोड्यूस किया जाता है, कुछ इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी खेती से प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, मसाले जो हैं वो हम बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो हर तरीके का आप कह सकते हो कि खेती काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो जाएगी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फार्मिंग्स। यदि हम ये देखें कि फार्मिंग कितने हिसाब से करी जाती है तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हो जाएंगी। कल्टिवेशन मेथड हैव चेंज डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेज। तो हम कहेंगे कि कल्टीवेशन के मेथड जो हैं अलग अलग एरिया में अलग अलग पाए जाते हैं। आपका फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, आप प्लेन में रह रहे हो या माउंटेन्स में रह रहे हो, टेक्नोलॉजी वहाँ पे एसेसिबल है या नहीं, टेक्नोलॉजी के बारे में लोग जानते हैं या नहीं, और सोशल कल्चरल प्रैक्टिस कैसी हैं, उसके हिसाब से फार्मिंग के तरीके जो है वो काफ़ी अलग हो जाएंगे। फार्मिंग वेरी फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कॉमर्शियल। तो एक हम देखेंगे सबसिस्टेंस से कॉमर्शियल तक फार्मिंग जो है वो वेरी करती रहती है। इसके 3 टाइप्स हमारे हो जाएंगे। पहला प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें मशीनों का यूज नहीं किया जाता है, ह्यूमन और एनिमल लेबर की हेल्प से करी जाती है। दूसरा हो जाएगा इंटेंसिव फार्मिंग और तीसरा हो जाएगा आपका कॉमर्शियल फार्मिंग। तो तीनों को हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम देख रहे हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये सबसे पुराना तरीका होता है खेती करने का, तभी इसके नाम के आगे प्रिमिटिव लगा, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इस टाइप की जो खेती है वो आदिवासी लोगों के द्वारा करी जाती थी, जो दूर दराज के रिमोट एरिया में रहते थे, जंगलों में रहते थे। ये लोग क्या करते थे, ये प्रिमिटिव टूल्स की हेल्प से करी जाते, कोई मशीनों का यूज नहीं किया जाता। इनके अपने टूल्स होते हैं, जैसे दाव, ये आप देख पा रहे हो इसमें दराती जैसा है, डिगिंग की स्टिक होती है, कुछ ऐसे नीचे जमीन से उखाड़ने के लिए डिगिंग स्टिक का यूज करते हैं, और हो का यूज करते हैं, ये आपका हो जाएगा। तो इसमें और कोई मशीनों का यूज नहीं किया जाता, इनके अपने कुछ प्रिमिटिव टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से खेती करी जाती है। जैसे डाव हो गया, डिगिंग स्टिक हो गया या हो गया, इनकी हेल्प से खेती होगी। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर लाइक मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सोइल। ये हर एक चीज़ के लिए नेचर पे डिपेंड करते हैं। बारिश है तो मॉनसून का वेट करेंगे कब बारिश आएगी, बाहर से कोई फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, ये जो है नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर ही खेती करेंगे। यानी कि कुछ भी इनऑर्गेनिक टाइप का नहीं डालते हैं, सब कुछ ऑर्गेनिक ही यूज करते हैं, नेचर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। मॉनसून के लिए नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सोइल का यूज करते हैं। एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप ग्रोन्स, और कौन सी क्रॉप कैसे इन्वायरमेंट में उगाई जाती है उस हिसाब से ये क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। इसमें कुछ भी मशीनों का यूज नहीं होता है, कोई फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होता है, कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कुछ भी नहीं डालते हैं। नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर, नेचर के ऊपर काम करते हैं। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, दागो और जलाओ वाला। इसमें क्या किया जाता है कि फार्मर्स जो है जमीन के एक टुकड़े को साफ कर देते हैं, आग लगा के वैसे खोद के, और उसके ऊपर फिर खेती करते हैं। फूड ग्रेन्स जो हैं अपने फैमिली के लिए उसके ऊपर उगाते हैं। कुछ सालों तक ऐसे ही ये उगाते रहते उसी जमीन के टुकड़े के ऊपर। जब सोइल की फर्टिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाता है, तब फार्मर्स क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पे फिर एक पैच को क्लियर करते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं। तो इस टाइप की फार्मिंग को बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि एक जगह
जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना। शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सोइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस। ऐसा शिफ्ट करने से होता क्या है कि इससे नेचर अपनी फर्टिलिटी को दोबारा से रिप्लेनिश कर लेता है। जैसे मान लो हम बीमार हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, तो हमारी रिकवरी हो जाती है। सेम ऐसा ही आपकी सोइल के साथ होता है कि यदि सोइल को प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड कराया जाए तो वो दोबारा से अपनी फर्टिलिटी को वापस रिप्लेनिश कर लेगी, वापस रिगेन कर लेगी। तो इसमें और कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर्स का यूज नहीं किया जाता है। सोइल अपने फर्टिलिटी को नेचुरल प्रोसेस के द्वारा ही वापस से ले लेती है, फिर से अपने आप को ठीक कर लेती है। फार्मर्स डू नॉट यूज फर्टिलाइजर्स और अदर मॉडर्न इनपुट्स। इसमें कोई फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया जाता, कोई मॉडर्न इनपुट इसमें नहीं डाले जाते हैं। द लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो। इसमें जो प्रोडक्टिविटी होती है लैंड की, ज़मीन की, आपकी क्रॉप प्रोडक्शन कितना होगा वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि आपने कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला हुआ है। नेचुरल प्रोसेस के ऊपर बारिश आ गई तो इरिगेशन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसमें प्रोडक्टिविटी भी उसी हिसाब से काफ़ी कम रहती है। झूमिंग कल्टिवेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक, इसको झूमिंग कल्टीवेशन बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। इसके अलग अलग नाम हो जाएंगे इंडिया में, इंडिया के बाहर वर्ल्ड में भी इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका आप मैप में डॉटेड उससे देख पा रहे हो, तो वहाँ पे इसको झूमिंग बोला जाता है। तो झूमिंग में क्या क्या आ जाएगा आपका, असम, वहाँ एक उधर वाला मैप देखोगे फिर इधर वाला देखोगे तो असम में इसको झूमिंग बोलेंगे। असम के अलावा नीचे वाला मेघालय, देन नागालैंड और देन मिजोरम। तो असम, मेघालय, असम, उसके नीचे मेघालय है, साइड में नागालैंड और नीचे मिजोरम। असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। इसका करेक्ट वे याद करने का, इसको आप मैप में भर लोगे तो असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, बीच में बस मणिपुर नहीं है, अदरवाइज जब पांचों हो जाते हैं यहाँ पे तो चार में इसको झूमिंग कल्टीवेशन के नाम से बोला जाता है। असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ पे इसको झूमिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, झूम खेती इसको कहा जाता है। मणिपुर बीच में रह गया था तो वहाँ इसको बोला जाता है पमलो। पमलो इसको मणिपुर में बोला जाता है, तो आप नाम ध्यान रखोगे, पमलो, मणिपुर, मणिपुर, पमलो। झूमिंग खेती को पमलो मणिपुर में बोला जाता है। इसके अलावा यदि हम छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन की बात करें तो बस्तर रीजन में इसको बोला जाता है दीपा। दीपा इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। इसके अलावा जो आप मैप में देख पा रहे हो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़ के बस्तर वाले इलाके में इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है दीपा। इसके अलावा हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो वहाँ पर भी इसके काफ़ी अलग अलग नाम हैं। जैसे आप मेक्सिको या सेंट्रल अमेरिका में देखो तो इसको मिल्पा नाम से बोला जाता है, मिल्पा इन मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। इसके अलावा कोनुको वेनेजुएला में बोला जाता है, कोनुको इन वेनेजुएला। रोका ब्राज़ील में इसको बोला जाता है। मैसोले इन सेंट्रल अफ्रीका, मैसोले इसको सेंट्रल अफ्रीका, नीचे वाले अफ्रीका में मैसोले इसको बोला जाता है। लादंग इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में इसको लादंग के नाम से बोला जाता है। वियतनाम में इसको रे के नाम से बोला जाता है। इंडिया में भी आप देखोगे प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन को बेवर या फिर दहिया, ये बहुत आता है इंडिया का तो आपको याद रखना है, बेवर और दहिया बोला जाता है। मध्य प्रदेश में जब खेती होती है बेवर और दहिया, तो मध्य प्रदेश में प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन को बेवर या दहिया के नाम से बोला जाता है। आंध्र प्रदेश में इसको पोडू या पिंडा के नाम से बोला जाता है, पोडू और पिंडा इन आंध्र प्रदेश। ओडिशा में इसको पामा ढाबी, कोमन या ब्रिंगा, पामा ढाबी, कोमन या ब्रिंगा के नाम से इसको उड़ीसा में बोला जाता है। कुमारी वेस्टर्न घाट के ऊपर। वेलरे या वोल्त्रे साउथ ईस्ट राजस्थान, साउथ ईस्ट वाला जो राजस्थान है उसमें वोलरे या वेल्त्रे के नाम से इसको बोला जाता है। खील हिमालयन बेल्ट में इसको खील कहा जाता है। और कुरुआ इसको झारखंड में, ये बहुत बार आया हुआ है, कुरुआ झारखंड में बोला जाता है। झारखंड मध्य प्रदेश वाला काफ़ी बार पूछा गया है, बाकी सारा आप ध्यान रखेंगे। तो इस टाइप से झूमिंग खेती को, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन को पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट में डिफरेंट नामों से जाना जाता है, अलग अलग नाम इसके हो जाएंगे। और झूमिंग हमने उधर देख ही लिया था, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसको झूमिंग कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप के ऊपर हम आएंगे इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। पहला हमने देखा था प्रिमिटिव, दूसरा हो जाएगा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब ये उससे एकदम अपोजिट हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड।
इस खेती को उन एरियाज में किया जाता है जहाँ पे ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, यानी कि जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो बढ़ी हुई पॉपुलेशन का आप कहोगे कि पेट भरने के लिए हमें खेती करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़मीन कम होती चली जा रही है और पॉपुलेशन बढ़ती हुई चली जा रही है, तो इससे आप कहोगे कि ज़मीन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो उन एरियाज़ में जो खेती करी जाती है जब ज़मीन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रहता है तो उसको हम कहेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट आर यूज। वहाँ पे हम बिल्कुल भी बायोकेमिकल्स का इनपुट का यूज नहीं कर रहे थे, यहाँ पे हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट का यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी आर यूज फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। अलग अलग टाइप के इरिगेशन फैसिलिटीज़ का हम यूज करते हैं। वेल हो गया, ट्यूबवेल्स हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया, अलग अलग टाइप का इरिगेशन फैसिलिटीज़ का यूज किया जाता है। मशीनों का यूज नहीं किया जाता है, ह्यूमन लेबर का इसमें यूज किया जाता है। थ्रू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन हैज रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल। The farmer continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. Right of inheritance से क्या हो रहा है कि एक फादर है, उसके दो बच्चे हैं, तो दोनों में ज़मीन डिवाइड होती चली जाएगी। उसके बाद उनके दो दो बच्चे हैं तो ज़मीन ऐसे कम होती चली जाती है। लेकिन और कोई यदि ऑल्टरनेट नहीं मिल पाता काम करने का तो थक हार के फादर भी उसी में काम करे, बच्चा भी खेती करने लग जाता है। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से हुआ क्या है कि खेती जो है स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड बच गए हैं, छोटे छोटे टुकड़े बच गए हैं। अब आप देखोगे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और इतनी बड़ी हुई पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए आप कहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स जो है वो डाले जाते हैं ताकि अपनी आजीविका चला पाए, अपना जो है ना फूड ग्रेन्स जो है वो पर्याप्त उनको मिलता रहे। तो फार्मर्स कंटिन्यू इस लिमिटेड लैंड से भी अच्छा खासा आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं, जितना ज़्यादा निकाल पाए ज़मीन से उतना निकालने की कोशिश करते हैं। 10 इनॉर्मस प्रेशर इज ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। इसी वजह से ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर आ जाता है। जैसे आप देख पा रहे हो छोटे छोटे टुकड़े हैं, स्मॉल प्लॉट्स हैं लोगों के पास। अब क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो इसको हम बता देंगे कि इसमें फार्मर्स एक लैंड का टुकड़ा जो है क्लियर करते हैं और उसके ऊपर खेती करना शुरू कर देते हैं। जब सोइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो फार्मर्स उसको जो है शिफ्ट कर जाते हैं दूसरी जगह पे, नई तरीके से उसको साफ करते हैं और ज़मीन इसे क्या करती है, नेचर के थ्रू उसको दोबारा से रिप्लेनिश कर लेती है नेचुरल प्रोसेस से। लैंड प्रोडक्टिविटी इसमें काफ़ी कम होती है क्योंकि हमने कोई एक्सटर्नल आउटपुट का यूज़ नहीं किया है और कंट्री में इसको अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। तो आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट आपका कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न इनपुट्स का यूज किया जाता है ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है हम जनरेट कर पाएँ। तो कैसे कैसे इनपुट्स का आप यूज करोगे? फर्स्ट HYV सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स। हम ऐसे बीज डालेंगे, ऐसे सीड का यूज करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे, जिनमें फसल को ख़राब होने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। तो हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का यूज किया जाता है। केमिकल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका यूज किया जाता है, साथ के साथ ऑर्गेनिक तो यूज करते ही हैं। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, यदि फसल ख़राब हो जाती है तो उसमें स्प्रे लगाए जाते हैं इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स को किल करने के लिए। डिग्री ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। एक एरिया से दूसरे एरिया में कॉमर्शियलाइजेशन जो है वो चेंज होता रहता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक एरिया में फसल जो है सब्सिस्टेंस कैटेगरी में है, सिर्फ कंजम्पशन हो जाता है, और दूसरे एरिया में वही फसल जो है हो सकता है कॉमर्शियल पर्पज के लिए बनाई जा रही हो। जैसे हम देखेंगे एक एग्जांपल, राइस जो है एक कॉमर्शियल क्रॉप है पंजाब में, हरियाणा में, जबकि ये एक सब्सिस्टेंट क्रॉप है ओडिशा में। पंजाब हरियाणा में राइस को कॉमर्शियल पर्पज के लिए उगाया जाता है, जबकि ओडिशा में इसको अपने
सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसको उगाया जाता है, क्योंकि राइस खाने वाले भी वेरी करते रहते हैं पूरे इंडिया में। तो राइस का एग्जांपल आप दे सकते हो कि सबसिस्टेंस ओडिशा में, जबकि कॉमर्शियल क्रॉप हो जाएगी ये पंजाब में, हरियाणा में। इसके अलावा हम प्लांटेशन की बात करें तो प्लांटेशन भी कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर ही आता है, जिसमें हम एक ही टाइप के पौधे उगाते हैं, एक सिंगल क्रॉप को उगाया जाता है बहुत ज़्यादा वाइड एरिया के ऊपर। जैसे हम सिक्किम या असम जाएंगे तो हम चाय के बागान देखेंगे, और बहुत बड़े बड़े, जहाँ तक हमारी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ चाय ही चाय हमें दिखाई देगी, इतने बड़े वो होते हैं। तो प्लांटेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग इन विच ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। जब बड़े से एरिया के ऊपर एक ही टाइप की क्रॉप उगाई जाती है। प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इसको इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों में इसका इंटरफेस होता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व यूज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स लाइक यूज ऑफ मशीन्स। प्लांटेशन में हम क्या करते हैं, मशीनों का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, जो कि इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं। तो इसमें दोनों तरीके के यूज हो जाएंगे। द प्रोड्यूस फ्रॉम दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज फर्दर यूज एज ए रॉ मटेरियल बाय द इंडस्ट्रीज। यहाँ से जो भी हमें मिलेगा उसको आगे इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है। जैसे रबड़ जो हमें यहाँ से मिलेगा उससे आगे इंडस्ट्रीज में अलग अलग टाइप के जो है वेरिएशन बनाए जाएंगे, टायर्स बनाए जाएंगे, तो वेरी करता रहता है। टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, इनसे फर्दर आगे बहुत से प्रोडक्ट्स में इनको आगे यूज किया जाता है, तो एज ए रॉ मटेरियल भी इनको यूज कर लेते हैं। प्लांटेशन फार्मिंग क्रॉप्स लाइक जैसे चाय हो गया, या आपको टी देख रहे हो ऐसे पत्तियां होती है उसमें, उसके बाद कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, तो ये इसके प्लांटेशन में क्रॉप्स होती हैं। जैसे बनानाज हो गए, दे आर कल्टिवेटेड। इनको किया जाता है, सिंगल कॉमर्शियली वैल्यूएबल क्रॉप इज कल्टिवेटेड। एक सिंगल क्रॉप उगाते हैं बहुत बड़े एरिया के ऊपर। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, और इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी ज़मीन होती है जिसके ऊपर सिंगल क्रॉप को उगाया जाता है। अब इतने ज़्यादा ज़मीन के ऊपर एक ही फसल को आप उगा रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट भी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो माइग्रेंट लेबरर्स का इसमें यूज किया जाता है। Plantation has an interface of agriculture and industry. All the produce is used as raw material in respective industries. अलग अलग इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे इन प्लांटेशन क्रॉप को यूज किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स जो हैं वो इंडिया में उगाई जाती हैं, जैसे चाय हम देखेंगे तो असम में, और नॉर्थ वाला जो बंगाल है उसमें चाय उगाई जाती है, तो टी हो जाएगा असम और नॉर्थ बंगाल में। कॉफ़ी हमारी हो जाएगी कर्नाटका, मैप इधर देखो आप, देखोगे आप कॉफ़ी कर्नाटका में उगाई जाती है। सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, ए वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज नीडेड। क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन जो है वो मार्केट के लिए है, जितनी भी कॉमर्शियल फार्मिंग हम कर रहे हैं वो हम मार्केट के हिसाब से करें ताकि कल को हम उसको मार्केट में बेच पाएँ। तो इसके लिए एक मार्केट सिस्टम, एक नेटवर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपर कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कनेक्ट करेगा, बिकॉज इट कनेक्ट द प्लांटेशन एरिया, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट, क्योंकि ये सबको कनेक्ट कर रहा है। प्लांटेशन एरिया को इंडस्ट्रीज से कनेक्ट करेगा और इंडस्ट्रीज को मार्केट से कनेक्ट करेगा, क्योंकि प्लांटेशन एरिया से जो भी चाय आएगी अब उसको प्रोसेस किया जाएगा इंडस्ट्रीज के माध्यम से और फिर उसको मार्केट में बेचा जाएगा ताकि वो घर घर में पहुंच पाए। तो इन तीनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? इन तीनों को कनेक्ट करने का काम कनेक्टिविटी करती है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर करता है। सो क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो हम बताएंगे, इसमें हाई डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट का यूज किया जाता है, HYV सीड्स यूज किए जाते हैं, साथ के साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। कॉमर्शलाइजेशन इसमें वेरी करता रहता है एक रीजन से दूसरे रीजन में। जैसे हमने देखा हरियाणा और पंजाब में राइस एक कॉमर्शियल क्रॉप है, जबकि हम ओडिशा में देखें तो ये सबसिस्टेंस क्रॉप है। तो ऐसे आप लिख दोगे कॉमर्शियल फार्मिंग के ऊपर। साथ के साथ आप बता दोगे कि ट्रांसपोर्ट का इसमें काफ़ी रोल प्ले करता है, ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी होगी तो हम प्लांटेशन से मार्केट वहाँ पे इंडस्ट्री में ले आएंगे, इंडस्ट्री से मार्केट तक पहुँचाने में हमारी हेल्प हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने देखा है एग्रीकल्चर की कुछ बेसिक्स। उसके आगे का हम पार्ट सेकंड और थर्ड में करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। कीप